गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोग जो पढ़े थे वो अभिक्रिया की कोटि के ऊपर प्रश्न पे बात हुआ था, ठीक है। आज का जो टॉपिक चलेगा हम लोग का वो शून्य कोटि की अभिक्रिया। पिछले वीडियो में बताया गया था कि हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। शून्य कोटि की अभिक्रिया, ठीक है। तो देखिए शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या कर रहा है, यहीं से पता चल रहा है कि कोटि जो अभिक्रिया की जो कोटि है वो क्या हो रहा है, हमारा शून्य हो रहा है। शून्य के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो सुनिए क्या होता है कि अगर कोई हमारा रासायनिक अभिक्रिया है तो उस रासायनिक अभिक्रिया में जो हम लोग वेग लिखते हैं, ठीक, तो वो वेग जो है वो किसके ऊपर निर्भर करेगा, अभिक्रिया में जो अभिकारक हैं उन अभिकारक के सांद्रण के जो पावर होगा, जो घात होगा, ठीक है, सांद्रण का जो घातांक होगा वो शून्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। जब घातांक हमारा जीरो हो जाएगा तो उसी को हम लोग बोलते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया। मतलब अगर किसी अभिक्रिया को शून्य कोटि के अंदर लाना है या हमको कहना है कि ये अभिक्रिया शून्य कोटि की है, तो वो कम से कम ये होना चाहिए हम लोग के पास कि जो हमारे अभिक्रिया का वेग लिखना है तो वो वेग उनके अभिकारक के सांद्रण का जो घात है, अभिकारक के सांद्रण का जो घात है वो क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। जब वो ऐसा देखा जाएगा कि वो उसके ऊपर निर्भर करता है या उसके पावर में जो जीरो होता है अभिकारक के सांद्रण के, तो उसी को हम लोग शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। एक बार फिर से, शून्य कोटि की अभिक्रिया हमारे वे अभिक्रिया कहलाते हैं जिस अभिक्रिया में अभिकारक के सांद्रण, ठीक, अभिकारक के सांद्रण का जो घात होता है वो जीरो हो जाए। अभिकारक के सांद्रण का घात क्या हो जाए? शून्य हो जाए, जीरो हो जाए। उसी को हम लोग बोलते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया, ठीक है। अब जाहिर सी बात है हम लोग जब निकालते हैं तो हम लोग को रेट मतलब वेग हम लोग को लिखना रहता है। तो वो वेग जब उनके बराबर होगा और उनका जो घात है वो जीरो हो जाएगा तभी जाके वो कहाँ लाएंगे? शून्य कोटि की अभिक्रिया। इसके अनुसार अगर हम देखें तो ये a प्लस बी हमारा C अगर बनाता है कोई अभिक्रिया, ठीक। अब बोल रहा है कि इस अभिक्रिया में अभिकारक के अभिक्रिया में जो वेग है हमारा, ठीक है, अभिक्रिया का वेग जो है वो अभिकारक के सांद्रण के घात के शून्य के बराबर हो जाए, शून्य हो जाए, उसी को हम लोग बोलते हैं अब शून्य कोटि की अभिक्रिया। कोई दिक्कत? तो देखिए इसके अनुसार ये हो गया कि वेग नियम पहले लिखेंगे ना, तो वेग नियम के अनुसार अगर हम लोग देखें तो वेग नियम हमारा क्या करता है कि R समानुपाती A के पावर 0 और B के पावर 0 होगा ना। अब यही चीज है और ये R क्या है? हमारा वेग है। यही क्या है? वेग है। तो अब बताइए जो वेग है वो किसके समानुपाती हो रहा है? अभिकारक के सांद्रण के घात जो हमारा 0 है उसके समानुपाती हो रहा है। तो जब ये इसके समानुपाती होंगे तो वही चीज हमारा क्या कहलाएगा? शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया हमारा यही कह रहा है कि कोई अगर अभिक्रिया है उस अभिक्रिया में जो वेग है वो वेग अभिकारक के सांद्रण के जो शून्य घात के समानुपाती हो जाए उसी को हम लोग शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। कोई दिक्कत? तो शून्य कोटि की अभिक्रिया में हमारा कोई भी अभिक्रिया होगा उसके अंदर अभिकारक होंगे तो उसका कुछ ना कुछ तो सांद्रण होगा ही। तो उस सांद्रण के उसके घातांक भी होंगे, उसका घात भी होगा। तो वो घात अगर जीरो होता है और उस जीरो घात के समानुपाती कौन हो जाए? वेग हो जाए। उस अभिक्रिया का वेग समानुपाती हो जाए, उसी को हम लोग बोल देते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया। कोई दिक्कत? तो देखिए इसको दूसरे तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि अगर कोई हमारा अभिक्रिया है और उसके अंदर अभिकारक है, ठीक, अभिकारक रहेगा तभी तो अभिक्रिया होगा। तो अभिकारक का जो सांद्रण होगा ना उस सांद्रण के ऊपर निर्भर नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा? वेग, ठीक है। वेग जो है उस अभिक्रिया का वेग उसके सांद्रण के ऊपर निर्भर नहीं करेगा।
तो इसके सांद्रण के ऊपर निर्भर नहीं करेगा, तब भी हमारा शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि वो क्या कह रहा है कि उसके सांद्रण के ऊपर निर्भर नहीं कर रहा, मतलब उसको लेना देना नहीं है कि आप इसका सांद्रण घटाइए या बढ़ाइए, उसको कोई मतलब नहीं है। जब वैसा अगर कोई आपको अभिक्रिया दिखाता है या बताता है कि हमारे उस अभिक्रिया में वेग का जो संबंध है वो उसके सांद्रण के ऊपर निर्भर नहीं करता है, अभिकारक के सांद्रण के ऊपर निर्भर नहीं करता है, तो बताइए कि वो अभिक्रिया किस कोटि के अंदर आएगा। ठीक है, तो किस कोटि के अंदर आएगा, तो शून्य कोटि के अंदर आएगा, क्योंकि वो शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या कह रहा है कि हमारा जो वेग है वो अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर ही नहीं करेगा। तो जब वो अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करेगा तो वैसे अभिक्रिया शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाते हैं। कोई दिक्कत? देखिए आप खुद यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे 1000 ले रहे हैं, पावर में 0, तो ये पूरा का पूरा 1 बदल जाएगा। आप कितना भी बड़ा ले लीजिए, उसका पावर अगर 0 हो जाता है ना तो वो 1 हो जाएगा, 1 होगा। तो यहाँ पे भी वही दिख रहा है कि a का सांद्रण के पावर में, a के सांद्रण के घातांक में 0 है, b के सांद्रण के घातांक में भी 0 है। जब दोनों के घातांक में 0 है तो ये तो दोनों 1 हो जाएगा। जब 1 हो जाएगा तो क्या ये वेग जो है, इस अभिक्रिया का वेग क्या इनके सांद्रण पर निर्भर कर रहा है? आपका सांद्रण 0.005 हो या आपका सांद्रण 1000 हो, उसका पावर अगर 0 हो गया तो क्या ये वेग जो है इनके सांद्रण पर निर्भर करेगा? नहीं करेगा। तो वही बात तो कर है कि जब इसके सांद्रण पर निर्भर नहीं कर रहा वेग, तो वैसे अभिक्रिया शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाते हैं। दिक्कत? तो डिफिनीशन लिखिएगा, शून्य कोटि की अभिक्रिया किसको कहते हैं उसमें लिखिए। फर्स्ट में लिखिए वह अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक के सांद्रण के शून्य घात का समानुपाती होता है, शून्य घात का समानुपाती होता है, उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि उस अभिक्रिया का जो वेग है उस वेग को किसके समानुपाती होना है? अभिकारक के सांद्रण के घात के। ठीक है, अभिकारक के सांद्रण के शून्य घात के, तो शून्य घात के ये समानुपाती होता है, तो उस अभिक्रिया को शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। दिक्कत? सेकंड में लिखिएगा, उसका एक और डेफिनेशन लिखिएगा या करके, नीचे से पैराग्राफ चेंज करके। ठीक है, या करके लिखिएगा नीचे में। ठीक है, एक रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? क्या कहा? पहला हमारा ये कह रहा है कि अगर कोई अभिक्रिया है तो उस अभिक्रिया का जो वेग है वो वेग अभिकारक के सांद्रण के जो शून्य घात होगा, अभिकारक के सांद्रण के शून्य घात के समानुपाती होंगे। ठीक है, वेग क्या होगा? अभिकारक के सांद्रण के
शून्य घात के समानुपाती होगा, उसी को शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। दूसरा हमारा बोला कि जो वेग है ना, इस अभिक्रिया का वेग वो अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करेगा। जब अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करेगा तो वैसे कौन नहीं निर्भर करेगा? वेग। तो उसी को भी हम क्या बोलते हैं? शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। तो आइए एग्जांपल ले लेते हैं एक। देखिए, अगर हम देखें H2 प्लस I2 तो 2HI बनेगा। ठीक है। तो हम अगर इसको देखें वेग नियम के अनुसार, वेग नियम के अनुसार तो हमारा यही अभिकारक है। तो ये क्या कर रहा है? वेग नियम यही ना कहता है H2 के पावर 0 और I2 के पावर 0। ये क्यों हुआ? हम 0 क्यों लिखे? पावर 0 क्यों लिखे? क्योंकि ये किस से बिलोंग कर रहा है? शून्य कोटि से। जब ये शून्य कोटि का है तो इनका जो घातांक होगा, इनका घात जो होगा वो 0 होगा। तो यही चीज इनका क्या कहलाता है? इस 0 ऑर्डर के अनुसार अगर देखें, शून्य कोटि के अनुसार अगर देखें तो इस अभिक्रिया का ये होगा। ठीक है। अब देखिए, अगर कुछ है कि इस अभिक्रिया की कोटि बताइए, तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगा? 0 होगा। होगा ना? क्योंकि अभिक्रिया की कोटि कैसे निकालते हैं हम लोग? जो पावर में जो घात में होते हैं उसी को जोड़ के ना। तो इनका घात तो 0 है, तो 0 जोड़िएगा तो 0, तो 0। ठीक है। अभिक्रिया की कोटि हमारा इस तरह से होता है। अब मान लीजिए हम लोग के पास अगर कोई अभिक्रिया दे दिया और उस अभिक्रिया को देने के बाद उसमें कह दे रहा है कि ये शून्य कोटि से संबंध रखते हैं। ठीक है। या ये शून्य कोटि के हैं। तो जब ये शून्य कोटि के हैं बोल दिया, तो हम जब उसका वेग का नियम लिखेंगे ना, या वेग नियम जब लिखेंगे तो उसमें उसके सांद्रण के जो पावर में होगा, जो घात होंगे, वो 0 डालेंगे। ठीक है। 0 डालेंगे। क्यों 0 डालेंगे? क्योंकि वो बोल दिया है कि ये शून्य कोटि से है। कहाँ है? शून्य कोटि से। जब शून्य कोटि से बोला है तो इनका जो पावर होगा, जो इनका घात होगा, वो 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत? नोट कर लीजिए। शून्य कोटि की अभिक्रिया समझ में आया किसको कहा जाता है? कि अगर कोई अभिक्रिया है तो उसके अभिकारक के जो सांद्रण है, उनका जो वेग है, वो वेग उनके अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। दूसरा हमारा है कि अगर कोई अभिक्रिया है तो उसका वेग समानुपाती होंगे किसके? अभिकारक के सांद्रण के घात के। अब वो घात क्या होगा? 0 होगा। ठीक है। तो चलिए, अगला जो टॉपिक है हम लोग का वो ये है कि जो ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है, उस शून्य कोटि की अभिक्रिया के समीकरण भी होते हैं। तो उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया का समीकरण, इसका समीकरण हम लोग बनाते हैं। तो 2 तरीका से समीकरण इनका बनता है। तो 1 बाई 1 हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए, पहला हम लोग देखते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं कि ये ए से बी हमारा बनाया है कोई प्रोडक्ट, ए से बी बनाया है। तो इसका समीकरण अगर हम लोग देखें, और ये ए से बी जो बना रहा था, ये अभिक्रिया किससे संबंध रख रहा है? शून्य कोटि का। तो ये अभिक्रिया शून्य कोटि का, क्योंकि अभी हम लोग का क्या चला? शून्य कोटि का। तो शून्य कोटि का चला तो ये सभी तो शून्य कोटि के ही अंदर आएंगे। तो देखिए, अगर हम लोग देखें वेग नियम के अनुसार, अगर हम देखें तो वेग नियम हमारा क्या बोल रहा है?
वेग नियम के अनुसार। ठीक, तो यही ना कह रहा है जी, अभी कारक तो हमारा ए है, तो ए के पावर में 0 होगा। अब देखिए कि ये जो आर है हमारा, हम लोग पहले वेग निकाल रहे थे, तो आर बराबर क्या लिखते थे, माइनस डी ए बाई डी टी लिखेंगे ना, लिखते थे, याद है। ये अभिकारक है तो अभिकारक में माइनस लगता था, तो इस तरह से हम लोग लिखते थे। तो हम लोग का यहाँ पे अगर आर इस तरह से देखें, यहाँ पे अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाइएगा आप, तो ये के आएगा ना, ये ए के पावर में 0 हो जाएगा। तो हम इस आर के जगह पे ये लिख सकते हैं डी ए बाई डी टी। डी ए बाई डी टी जब लिखेगा ये के इंटू 1 हो जाएगा, ए के पावर में 0, तो ए के घात जो है 0, तो ये पूरा का पूरा ए क्या बन गया, 1 बन गया, 1 में बदल गया। तो हम इसको dt को इधर भेज दें, तो डी ए बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये k डॉट डी टी। अच्छा चलिए, यहाँ पे a के जगह पर हम लोग x लिख दे रहे हैं डायरेक्ट। a लिखेंगे तो माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है, माइनस है। अब ये जो dx हो गया, तो ध्यान दीजिएगा, ये जो dx है, तो ये dx हम लिख रहे हैं, तो ये क्या है, चेन कंसंट्रेशन, मतलब सांद्रण का परिवर्तन है, कि हमारा जो x है वो a नॉट माइनस a होगा ना, इसी का नाम परिवर्तन है, सांद्रण का परिवर्तित है, सांद्रण हमारा परिवर्तन हो के आ रहा जो, तो x बराबर ही है, तो हम यहाँ पे dx रख दिए हैं, तो dx इक्वल टू k डॉट dt। ये हमारा पहला इक्वेशन आएगा कहाँ से, पहले वाले से। ठीक है, पहला नियम के अनुसार अगर देखें तो पहले में हम लोग का समीकरण कुछ इस तरह से बनता है। देखिए कैसे होगा, सबसे पहले मान लीजिए कि a से b बनाया, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, कुछ भी। तो a से b जब बनाया, तो सबसे पहले हम लोग वेग नियम लगाएंगे। वेग नियम हम लोग जानते हैं, यही ना होता है आर समानुपाती का साइन, फिर a मतलब इसका जो सांद्रण है वो पावर में 0। 0 क्यों, क्योंकि ये शून्य कोटि का है। अब उसके बाद हम लोग ये समानुपाती का साइन हटाएंगे, तो k हमारा आएगा स्थिरांक, आएगा ना, स्थिरांक याद है, तो हम लोग का r बराबर k डॉट a के पावर में 0। ठीक है, तो अब ये जो r है, हम इसके जगह पे dx बाई dt ले लिए, तो dx बाई dt जब ले लिए, तो dx बाई dt हमारा क्या है, ये रेट ही है, ये वेग ही है, dx बाई dt। तो इसके बराबर में k इंटू 1, k गुने 1 होगा, ये वाला पूरा का पूरा क्या बदल गया, पूरा का पूरा 1 में बदल गया। तो अब हम क्या कर दें, dx बराबर k बच गया यहाँ पे, k इंटू 1, तो k रहेगा, और dt को इधर भेज दिए, तो k इंटू dt। ये हमारा पहला है, नोट कर लीजिएगा। देखिए सेकेंड वाला हम लोग बात करते हैं, इसका दूसरा तरीका जो है वो क्या है। दूसरा तरीका थोड़ा लंबा जाएगा, पहला तरीका तो छोटा था। तो देखिए दूसरा तरीका कह रहा है कि मान लीजिए ये a है और a से यहाँ पे b बना दिया, तो टाइम 0 पर a का सांद्रण हमारा जो है वो a नॉट है, और टाइम t पर a का सांद्रण क्या हो गया, a हो गया। ठीक है, अब b का यहाँ पे 0 था, कुछ नहीं बना, फिर यहाँ पे x बन गया। तो ये कुछ इस तरह से हमारे अभिक्रिया दिए हुए हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे मानेंगे, माना कि शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया में अभिकारक कौन है, ए है ना, अभिकारक ए का शुरू सांद्रण शुरू में सांद्रण शुरू में सांद्रण ए नॉट है। ठीक है, क्या है, ए नॉट, और
समय बाद, कितना t समय बाद सांद्रण A हो जाता है, A हो जाता है। ठीक है, A से B हमारा बन रहा है, 0 समय पर A का सांद्रण A0 था और t समय पर A हो जाता है। तो हम कहें कि माना कि शून्य कोटि की अभिक्रिया है, ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है, तो इस अभिक्रिया में अभिकारक A का शुरू में जो सांद्रण था वो क्या था, A0 था, और t समय पर बाद में सांद्रण क्या हो गया, A हो गया। तब हम लोग क्या करेंगे, देखिए क्या करना है। यहाँ पे वही हम लोग लिखेंगे, पहले वेग नियम के अनुसार, वेग नियम के अनुसार अगर हम लोग देखें तो इसका हम लोग लिखेंगे वेग नियम, तो r a के पावर में 0 होगा ना। ठीक है, अब इस r की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, dA बाई dt माइनस लगाएंगे ना, क्या है, अभिकारक है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा तो k आएगा a के पावर में 0। ठीक, तो ये जो हमारा माइनस dA बाई dt ही रह जाएगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, सिर्फ ये 1 आएगा। तब हम dt को जब भेज दें, ये माइनस dA इक्वल टू k dt यही आएगा ना। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इंटीग्रेशन ले लेते हैं, टेक इंटीग्रेशन। ठीक है, तो हम जब इंटीग्रेशन करेंगे, किसका करेंगे, इसका, ठीक है ना, इनका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा, dA बच जाएगा, बराबर k कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा, dt बच जाएगा। तो ये हमारा इंटीग्रेशन जब किए तो इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा। अब इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे माइनस और ये डी है तो क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, तो माइनस a लिखेंगे, बराबर k है और dt है तो t आएगा, kt प्लस c आएगा। ये हमारा पहला इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ से हमारा क्या आ गया, पहला इक्वेशन। ठीक, इसको सॉल्व करने के बाद हमारा पहला इक्वेशन, सबसे पहले क्या, a से b बन रहा है, 0 समय पे A0 था, t टाइम पे a हो गया। तो हम लोग ये माने कि शून्य कोटि की अभिक्रिया में अभिकारक A का सांद्रण शुरू में क्या हो गया, A0 हो गया, और t समय बाद सांद्रण क्या हो गया, A हो जाता है। तब हमारा वेग नियम के अनुसार अगर देखें, तो वेग नियम के अनुसार अगर हम लोग देख रहे हैं तो r समानुपाती का साइन और a के पावर में 0, a के पावर में 0, तो ये r हमारा जो वेग है, तो वेग को हम लोग ये लिख सकते हैं माइनस dA बाई dt, यानी कि हम लोग पहले पढ़े हैं वेग निकालना। तो माइनस dA बाई dt अभिकारक था, और k डॉट a के पावर 0, तो माइनस dA बाई dt इक्वल टू k आएगा, ये 1 हो गया, तो ये 1 हो गया, तो 1 का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो k ही रहेगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं तो ये dt को हम इधर भेज दिए, तो dt को इधर भेजेंगे तो क्या बचेगा, माइनस dA इक्वल टू k डॉट dt। अब इसी को हम लोग क्या कर दिया, इंटीग्रेशन करेंगे, तो इनका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इस तरह से होगा, और जब इस तरह से होगा तो ये माइनस बाहर चला गया और dA हो गया, तो dA हमारा क्या a में बदल जाएगा, a का सांद्रण, तो a का सांद्रण हो गया, और k हमारा कांस्टेंट था, स्थिरांक था, तो k हमारा बाहर, और dt हमारा t में बदल गया प्लस c हमारा कौन है, ये, ठीक है ना, इंटीग्रेशन का ये कांस्टेंट है। ठीक है, अब देखिए, अब उसी से काम करना है हम लोग को इसी से, तो चलिए हम लोग इसको मिटाते हैं। अब देखिए, अगर t इक्वल टू 0 ले लें, ठीक, और a हमारा क्या था, A0 था,
है ना। ठीक, देखिए टी जीरो पे हमारा क्या था, ए नॉट था ना, तो टी जीरो पे हमारा ए नॉट था, तो ए नॉट लिए हैं कंसंट्रेशन। अब इसको हम इसमें पुट कर दे रहे हैं, क्या करें, इसको इसमें पुट कर दे रहे हैं। जब इसको इसमें पुट करेंगे तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से, ठीक है, इक्वेशन 1 से हमारा क्या होगा, जहां पर ए है उसके जगह पे ए नॉट लिखेंगे, तो माइनस ए नॉट बराबर के, टाइम के जगह पे 0 लिखिएगा, इंटू 0 प्लस सी, तो क्या आ गया, माइनस ए नॉट बराबर सी आएगा, ये आया है, ठीक, इक्वेशन 2 बनेगा, आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया। ये हमारा a था, तो इस a का हमारा किसके इक्वल है, कब बराबर है, ए नॉट के। लेकिन ये ए नॉट हम लोग यहाँ पे कब पुट किए हैं, कब रखे हैं, जब हमारा समय क्या हो गया, 0, देख रहे हैं ना, समय यहाँ पे 0 लिखे हैं ना, जहाँ पे t था वहाँ पे 0 रखे हैं, जहाँ पे t था वहाँ पे 0 रखेंगे, तो सांद्रण भी a का तो शुरू वाला ही लेंगे 0 समय पे, तो सांद्रण भी लिए। तो यहाँ पे हमको देखने को क्या मिला कि जो ये सांद्रण है, शुरू वाला सांद्रण, वो c के बराबर हो गया यहाँ पे। जब ये इसके बराबर हुआ तो इसी से हम लोग, इसी की मदद से इसमें रखेंगे, ठीक है, इसी की मदद से हम लोग इसमें काम करेंगे। तो देखिए यही काम लोग कर लेते हैं नीचे में, देखिए हम लोग इक्वेशन 2 को 1 में रखते हैं, ठीक, ना। अब ये जो इक्वेशन 2 है, इस इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में रखिएगा, तो कहाँ रखिएगा, जहाँ पे c है वहीं पे ना रखिएगा जी, ये जो c दिख रहा है वहीं पे ना रखेंगे, तो c के इक्वल कौन है, ए नॉट है, तो बस इसको यहाँ पे रख देना है। जब हम लोग रखेंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा, माइनस ए बराबर के टी प्लस माइनस ए नॉट बनेगा। अब इसको अरेंज करेंगे, माइनस ए बराबर के टी माइनस ए नॉट होगा। अब इसको हम लोग क्या कर दें, एक तरफ कर दें, मतलब इसको हम जब इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, देखिए इसको हम क्या करते हैं, इसको इधर ला देते हैं, इसको इधर ला देते हैं। जब इसको इधर लाइएगा तो ये माइनस में तो प्लस में हो जाएगा। हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, के टी इक्वल टू ए नॉट माइनस ए हो जाएगा ना, ये प्लस में ये माइनस में था, देखिए ए नॉट हमारा प्लस में ये माइनस में, और के टी बराबर, तो के बराबर कुछ दिख रहा है, ए नॉट माइनस ए बटा में टी, ठीक है, ये हमारा क्या है, यही इक्वेशन है, यही हमारा इक्वेशन है। अब ये जो ए नॉट माइनस ए है, इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं, के इक्वल टू एक्स बाई टी, ठीक है, एक्स बाई टी। तो एक्स हमारा क्या है, जहाँ एक्स बराबर ए नॉट माइनस ए, ठीक है, समझ में आ रहा है। मेन इक्वेशन हम लोग का ये है और ये है, ठीक है, यही दोनों, ये हमारा बता रहा है कि x जो है यहाँ पे, वो x क्या है, ए नॉट माइनस ए है। तो हम लोग यहाँ पे कैसे निकाले, सबसे पहले हमारे इक्वेशन दिया था, उस इक्वेशन को वेग नियम के अनुसार पहले रखेंगे और वहाँ से उसको हम लोग तोड़ेंगे। तो हमारा आ रहा था माइनस डी ए इक्वल टू के डी टी। अब उसको इंटीग्रेशन किए, तो इंटीग्रेशन करने के बाद हमारा ये इक्वेशन आया था, ये समीकरण आया। और इस समीकरण को हम लोग अगर समय 0 t इक्वल टू 0 पर देखें तो ए का सांद्रण भी ए नॉट था। तो ए का सांद्रण जब ए नॉट था और समय हमारा 0 था, तो जहाँ पे t है वहाँ पे 0 रख दीजिए और जहाँ पर ए है वहाँ पे ए नॉट रख दीजिए। तो वही काम हम लोग यहाँ पे किए हैं। और करने के बाद हमारे यहाँ पे दूसरा इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन आने के बाद हम लोग
दूसरा इक्वेशन आने के बाद हम लोग क्या किए कि इस दूसरे वाले इक्वेशन को पहले वाले में रख दिए। क्या किए? पहले वाले में दूसरे वाले को रख दिए। तो कब रखेंगे? जहाँ पे सी है वहीं पे तो रखेंगे जी। तो जहाँ पे सी है वहाँ पे हम लोग रखें, और रखने के बाद इसको सॉल्व किए तो माइनस ए इक्वल टू के टी माइनस ए नॉट। अब इसको इधर देखें तो हम ए नॉट को इधर भेजे हैं तब प्लस में आया है, तो ए नॉट माइनस ए दिख रहा है, माइनस ए है तो माइनस ए, के टी हमारा प्लस में, तो के बराबर ए नॉट माइनस ए बाई टी। यही हमारा इक्वेशन है, यही समीकरण है। शून्य कोटि अभिक्रिया की यही समीकरण है। अगर आपको के का मान निकालना है, हम लोग पहले भी पढ़े थे जब वेग नियम निकाल रहे थे, तो वेग नियम बना रहे थे तो उसमें हम लोग का के आ रहा था ना, तो उस के का अगर मान निकालना है तो हम लोग उससे अभिकारक का जिसका भी है उसका हम अभिकारक का यहाँ पे साधारण रखेंगे। शुरू में जो परिवर्तन किया वो साधारण और नीचे में समय, और उसके बाद हम लोग सॉल्व कर देंगे तो हमारा के का मान आ जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पे जो k है तो k बराबर x बाई टी हम लोग लिखे हैं ना, तो k बराबर x बाई टी अगर हम लोग लिखे हैं तो यहाँ पे हम लोग k का इकाई भी लिख सकते हैं ना, k का इकाई होगा कुछ, ठीक। तो k का इकाई क्या होगा? k बराबर हम लोग क्या था? x बाई टी था, है लास्ट में x बाई टी। तो x हमारा क्या है? सांद्रण है जी। जब ये x हमारा सांद्रण है, सांद्रण हम लोग जानते हैं ना क्या होता है, और ये समय है नीचे में, है तो x हमारा सांद्रण है, तो सांद्रण क्या होता है? मोल पर लीटर, और समय सेकंड होता है। तो k बराबर क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर पर सेकंड, यही आएगा। तो ये इस k का इकाई है, k का इकाई है, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखिए ये जो शून्य कोटि है, तो इस शून्य कोटि का अर्ध आयु भी होता है। तो अर्ध आयु के बारे में बात करते हैं हम लोग जानते हैं कि अर्ध आयु कितना होगा इसका। जिसको हम लोग टी हाफ से भी बोलते हैं, ठीक है, इसका सिंबल टी हाफ होता है। तो देखिए अर्ध आयु इस शून्य कोटि का हम लोग कैसे निकालेंगे। मान लीजिए कि ये जो हमारा टी है वो टी हाफ हम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? टी हाफ माना, और जो हमारा ए सांद्रण है तो वो ए नॉट बाई टू हो जाता है, ठीक है, ए नॉट बाई टू। देखिए अगर समय हमारा आधा हो रहा है तो हमारा सांद्रण भी आधा होगा ना। तो ये कब नीचे से हुआ था ना, मतलब नीचे से नहीं, ये हमारा जो क्या कहलाता है शुरू का सांद्रण है वो हमारा आधा हुआ। तो अब देखिए पहला, या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, शून्य कोटि का समीकरण, शून्य कोटि का समीकरण के अनुसार, कोटि के समीकरण के अनुसार। तो शून्य कोटि का समीकरण जो था वो क्या था कि k बराबर ए नॉट माइनस ए बाई टी, यही था ना शून्य कोटि का समीकरण, यही था। तो अब देखिए कि k तो k रहेगा, लेकिन ये जो t है हम कहाँ माने हैं? टी हाफ माने हैं। ए क्या माने हैं? ए किसके इक्वल है? ए नॉट बाई टू। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ए नॉट माइनस ए नॉट बाई टू बाई टी हाफ होगा, ये ना होगा, ठीक।
तो अब इसको आगे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा इन दोनों का एलसीएम लेंगे ना जी, तो इन दोनों का लघुत्तम लीजिएगा तो के बराबर 2 ए नॉट माइनस ए नॉट बटा में 2 और फिर टी हाफ होगा। तो के बराबर क्या आ गया, यहाँ पे ये 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा ए नॉट, नीचे में ये 2 आ जाएगा तो 2t हाफ हो जाएगा ना, 2t हाफ है। तो हमको तो निकालना है टी अर्ध आयु के बारे में बात करें, तो अर्ध आयु के बारे में बात करें तो ये तो नहीं होगा, तो ये टी हाफ इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा टी हाफ बराबर ये हो जाएगा ए नॉट बटा में 2k, ठीक है। यही हमारा क्या अर्ध आयु है, लेकिन ये अर्ध आयु किसका है, शून्य कोटि का, ठीक। ये अर्ध आयु शून्य कोटि का है। शून्य कोटि का अर्ध आयु, ठीक है। यही हमारा होता है शून्य कोटि का अर्ध आयु। दिक्कत अब देखिए यहाँ से एक और चीज दिख रहा होगा कि हम लोग जब अगर हमको निकालना होगा के, ठीक, के निकालना होगा, हमको टी हाफ दिया होगा, ठीक, अर्ध आयु दिया होगा, कब दिया होगा, 0 ऑर्डर का या शून्य कोटि का अर्ध आयु दिया होगा, हमको शुरुआत का सांद्रण मालूम है, तो यहाँ पे रख के का वैल्यू नहीं निकाल लीजिएगा, निकाल लीजिएगा। अगर हमको पूछ रहा है कि टी हाफ अर्ध आयु, तो हम लोग को के निकालना पड़ेगा, के निकालने के लिए ये इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो यहाँ से के निकलेगा, के निकालने के बाद हम लोग यहाँ पे रखेंगे और शुरुआत का सांद्रण रखेंगे, यहाँ से हमारा टी हाफ निकल जाएगा, कोई दिक्कत। देखिए हम लोग को अर्ध आयु निकालना था किसका, शून्य कोटि का, तो शून्य कोटि का अर्ध आयु निकालना था, तो हम माने कि टी बराबर टी हाफ है, तो ए हमारा क्या है, जो ए का सांद्रण है वो भी तो ए नॉट बाई 2 हो जाएगा। तो जब हो गया तो हमारा शून्य कोटि का समीकरण क्या था कि के इक्वल टू ए नॉट माइनस ए बाई टी था। अब इसको हम लोग के बराबर ए नॉट माइनस ए के जगह पे ये रखेंगे, क्यों, क्योंकि हमारा टाइम ही तो टी हाफ ले रहे हैं, तो यहाँ पे रखने के बाद इसको पुट किए। अब इसका हम दोनों का एलसीएम ले लिए, तो एलसीएम लिए तो 2 ए नॉट माइनस ए नॉट बाई 2, ये 2 नीचे चला गया, दिख रहा है, यहाँ पे आ गया 2, ये हमारा 2 में से 1 गया, ए नॉट बराबर में के, तो टी हाफ बराबर क्या हो गया ए नॉट बाई 2k। यही हमारा अर्ध आयु है किसका, शून्य कोटि का अर्ध आयु, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं प्रथम कोटि के साथ, इसको रिवाइज कीजिएगा। धन्यवाद।